ऐसा क्यों है कि कुछ देश गरीब हैं, कुछ देश अमीर हैं? क्यों है कि कुछ देश फेल कर जाते हैं? यहाँ लोगों को आज़ादी है कि वो जो काम करना चाहें कर पाएँ। करप्शन कम है क्या? एलीट है वो पैसा चुरा रहे हैं लोगों से। जनसंख्या की वजह से अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है या अर्थव्यवस्था से जनसंख्या पर फर्क पड़ता है? नेहरू ने बोला कि भारत की प्रॉब्लम है वो ओवर पॉपुलेशन नहीं है, अंडर प्रोडक्शन है। तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए तो एक इंडिया अमीर देश बन जाए? अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो यंग हैं, जो बूढ़े हैं, उनका जो रेशियो है वो डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। वो जब डिस्टेबलाइज होता है तो परेशानी आने लगती है। अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो संसाधन तो सीमित है, जमीन भी सीमित है, तेल भी सीमित है, पानी भी सीमित है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पॉल एलरिच के बारे में बता रहा था, स्टैनफोर्ड के जो प्रोफेसर थे, उसमें वो बोलते हैं दिल्ली में इतने ज़्यादा लोग हैं, कितना गंदा है। पेरिस की जनसंख्या दिल्ली से 3 गुनी थी। तो ये बात पेरिस के बारे में नहीं लिखी। इससे 2 ही चीज़ें निकलती हैं, या तो वो रेसिस्ट थे या उनको आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंख्या पर एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए या जनसंख्या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और आपसे मैंने थोड़ी सी बात करी तो मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया कि जनसंख्या की वृद्धि होनी चाहिए। तो आशा है कि ये जो पूरी हमारी कन्वर्सेशन है, इसको देख के काफ़ी लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनकी सोच है, वो चेंज होगी। तो इतनी छोटी उम्र में पहली बात तो ये बताओ कि आप इतना बड़ा बीड़ा उठाने का आपके दिमाग में आया क्यों? काफ़ी लंबा इसका जो आंसर है, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा जन्म हुआ था मोतिहारी, बिहार में। वहाँ ही पला बढ़ा, स्कूल वहाँ गया। पहले 15-20 साल 15-16 साल वहाँ था। फिर वहाँ से, चूँकि आपको पता है कि बिहार में जो सुदूर इलाके हैं, वहाँ पढ़ाई 10वीं के बाद से बहुत अच्छी नहीं है। तो वहाँ से फिर दिल्ली गया। दिल्ली से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिल्ली से फिर वही एक स्कॉलरशिप मिली अमेरिकी सरकार की, जिससे फिर अमेरिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ स्कूल, वहाँ पे भी मैंने 1 साल किया। और ये जो तीनों काफ़ी अलग अलग, बिहार, दिल्ली, फिर अमेरिका, काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड, काफ़ी अलग अलग। तो अमेरिका में कितने दिन स्कूलिंग, मतलब कितना टाइम स्कूलिंग मैंने किया? अराउंड 1 साल वहाँ मैं स्कूल में था। वहाँ मैंने स्कूल फिनिश करा, जो हाई स्कूल 1 स्कूल साल, कौन सी क्लास? 12th। 12th क्लास आपने वहाँ से पढ़ाई करी? हाँ। ओके। तो इसमें जो देखा मैंने कि समझ नहीं आता था कि यार इतनी गरीबी, ऐसी क्या बात है बिहार में कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी क्यों है? क्या ऐसा अलग है कि अमेरिका में चीज़ें इतनी अलग हैं? तो ये सब चलता रहता था। तो तो वहाँ से 1 साल में, मतलब 12th क्लास में एक आदमी कितना सोच सकता है? पहले तो वो मुझे बताओ आप कि आपके दिल्ली दिमाग में में ऐसे भी, क्यों बात आई? दिल्ली में भी, और मैं कहूँगा कि बिहार में भी, क्योंकि आप पढ़ते हो तो आप देखते हो ना, जब बचपन में भी जो विंडो कहते हैं कि विंडो टू द वर्ल्ड, जब इंटरनेट नहीं होता था तब किताबें थीं, अखबार थे। तो पढ़ते रहते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार, मतलब जो जो पॉवर्टी है वो हमारे यहाँ ज़्यादा है। कई देशों में मतलब काफ़ी अलग हैं चीज़ें। तो ऐसा क्यों है? ये काफ़ी नेचुरली, बहुत बहुत अर्ली ऑन, बहुत बचपन से ही आता था। पर जब आप देखते हो जाकर, तो ऑब्वियसली जो भी आपने पहले सोचा हुआ होता है, वो जब आप देखते हो उसको, जिसको कहते हो ना कि प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष जब आप देखते हो तब और ज़्यादा हिट करता है। तो ये हमेशा से था। वहाँ गया, देखा तो काफ़ी ये हुआ। फिर ठान लिया मैंने कि इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। फिर वहाँ से वापस आया, फिर आईआईटी मद्रास किया एक्चुअली। और आईआईटी मद्रास में भी मैंने जाके जो पढ़ाई करी वो इकोनॉमिक्स की ही थी, और स्पेशली विद अ फोकस ऑन डेवलपमेंट स्टडीज़, जो कि जिसको कहते हैं कि जो विकास है ना, उस पे, आर्थिक विकास पे सब मेरा फोकस था। और वहाँ पे मैंने जो रिसर्च पे किया उस 5 साल में, वो भी इसी चीज़ पे था। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि एक बिहार जैसी, मतलब बिहार में छोटे सी गांव से आप उठ के सीधा अमेरिका गए, कैलिफोर्निया के पास शायद, राइट? एरिज़ोना। एरिजोना में गए, तो एकदम गरीबी वाला माहौल, फिर एकदम अलग बच्चों के साथ पढ़ाई। तो कैसे, क्या डिफरेंस लगा आपको? माइंडसेट में क्या चेंजेस आए? मतलब आपको क्या लगा कि यार ये ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ? काफ़ी चीज़ें अलग थी। एक
बिहार में या फिर इंडिया में इन जनरल भी एक थोड़ा स्कार्सिटी माइंडसेट है, जिसको मैं बोलूँगा कि ऐसे 100 रुपये ही हैं, मतलब इतनी ही चीज़ें हैं, इसमें से आईआईटी में इतनी ही सीट्स हैं, इस कॉलेज में इतनी ही सीट है, वो मिलेगी, अगर आपको मिलेगी तो आपके दोस्त को नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी तो उनको नहीं मिलेगी। ये चीज़ मैंने देखी कि अमेरिका में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में सब अलग सोच रहे हैं, किसी को कुछ और करना है, और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कि जिस फैमिली के साथ था मैं, तो मेरा जो होस्ट ब्रदर उसको डायरेक्टर बनना था, फिल्म डायरेक्टर बनना था, राइट। मैं किसी से नहीं मिला था इंडिया में जो कहे ऐसा, मुझे मतलब मेरे शहर में कोई ऐसा नहीं था जो बोले कि नहीं मुझे तो फिल्म डायरेक्टर बनना है, राइट। फिर किसी को एस्ट्रोनॉट बनना था, किसी को, और मतलब ये एकदम छठी क्लास के बच्चे भी नहीं थे, ये ऐसे लोग थे जो कि हाई स्कूल में भी आके इसी को देखते हुए अपने आगे की तैयारी कर रहे थे। तो इतने मतलब अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, और ये भी कि एसेंशली एक दूसरे से ऐसे compete ही नहीं कर रहे थे। तो वहाँ कोलैबोरेटिव ज़्यादा था माहौल, और उसका रीज़न ये था कि लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कि अगर इसको ये मिल गया तो मेरे को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे अलग लगी, और वो ऑब्वियसली इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना वहाँ पे लोगों को, बनना है, कम बनना है, हाँ कम बनना है ऑब्वियसली, बाकी इंडिया से, चाइना से। लेकिन जो बनते हैं वो बहुत अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, इसलिए क्योंकि वही लोग बनते हैं जिनको बनना होता है। ऐसे क्या चीज़ है वहाँ पे जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, और इंडिया में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है? काफ़ी, वो तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, और वो जो कहते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो कंपाउंड करते चला जाता है। तो हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गलत करी हैं, एटलीस्ट जो कह सकते हैं आप कि 1950 से लेकर आप 1990 तक देख लोगे, 40 साल हमने गंवाए हैं। और अमेरिका एक पुराना, मतलब एक तरह से अमेरिका यंगेस्ट सिविलाइजेशन है, पर 300-400 साल पुरानी कंट्री है, 1776 अगर आप देखें तो वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है इस दिशा में। तो टाइम हो गया, और हमने अभी शुरू करा है, तो समय लगेगा पर पहुँचेंगे वहाँ। और हमारा इंडिया तो बोला जाता है बहुत पुराना है, 5,000 साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है वहाँ से आई है, इतने साल पुराना है, सबसे पुराने, सबसे कुछ सवाल आजकल रील भी देखता हूँ मैं शायद इंस्टाग्राम पे, या फिर बोलते हैं अच्छा सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है, कोई बोलता है इस्लाम है, कोई बोलता है क्रिश्चियनिटी है, पर किसी ने बोला कि नहीं, हिंदू की जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है, तो बोलते हैं यस यू आर राइट। तो हम तो बिल्कुल, इतने पुराने हैं। हाँ, संस्कृति पुरानी है, सभ्यता पुरानी है, पर उसमें डिसकंटिन्यूटी भी बहुत रही है। इन्वेजन हुआ, फिर उसके पहले भी उस संस्कृति में, उस सभ्यता में कई तरह के बदलाव आए, फिर बाहर से लोग आए, फिर कॉलोनियलिज्म जो कि कहते हैं ब्रिटिश राज था, तो इतनी डिसकंटिन्यूटी भी तो रही है। और जो पूरे दुनिया में जो विकास हुआ है, जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, वो काफ़ी, वो पिछले 400 सालों में, 300-400 सालों में ही हुआ है, जिसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इंडिया ने उस समय तो वो बस मिस कर दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, क्योंकि हम गुलाम थे। पर उसके बाद भी 1950 के बाद भी कई देशों ने जो इस ट्रेन को पकड़ा, आप कह लो सिंगापुर को देख लो, या फिर आप हांगकांग को देख लो, या फिर आप पूरी साउथ ईस्ट एशिया को ही देख लो, तो हमने वो बस भी मिस कर दी। हमें आते आते 1990, जिसको कहते हैं 1991 में हमने जाकर अपनी अर्थव्यवस्था खोली। तो अभी तो बहुत कम समय हुआ है। ये तो मैं आपकी बातों से कुछ समझने की कोशिश करता हूँ कि जनसंख्या और अर्थव्यवस्था क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी, मतलब इनकी वजह से कुछ होता है, जनसंख्या की वजह से अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है या अर्थव्यवस्था से जनसंख्या पर फर्क पड़ता है? तो कई लोग कहते हैं जितनी, मतलब मैंने ये कभी सुना कि जितनी ज़्यादा आबादी उतनी ज़्यादा बर्बादी। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इससे ज़्यादा बेसिर पैर की बात नहीं हो सकती अगर आप देखोगे तो दुनिया में। तो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आबादी जो है वो आप नापते हो अगर, तो ये देखते हो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, तो उसको हम कहते हैं हिंदी में जनसंख्या घनत्व, या फिर अंग्रेजी में उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ जो जनसंख्या घनत्व है वो शहरों का ज़्यादा है, गाँवों का कम है। पर शहर से कोई गांव नहीं जा रहा, गांव से आ रहे हैं लोग शहर में। तो ऑब्वियसली इंट्यूटिवली अगर आप सोचना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि अरे मतलब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ जा रहे हैं लोग, और कोई रीज़न है कि वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि लोग जा रहे हैं वहाँ, राइट। तो एक तो वो चीज़ है। देश के स्तर पर भी अगर हम देखें तो जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 400 के करीब है लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, राइट। अगर आप यूरोप के कई देश देखोगे, आप देखो नेदरलैंड्स को देख लो, आप देख लो इंग्लैंड को भी देख लो। एक्चुअली नेदरलैंड्स 529 है, भारत से ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व नेदरलैंड्स का, बहुत अमीर है देश भारत से, राइट। सिंगापुर? सिंगापुर का 8,000 है। ये तो अभी हम 100 में बातें कर रहे थे, सिंगापुर का 8,000 है। हांगकांग 7,000 है।
पर कितना अमीर है, बहुत अमीर है। राइट। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय अगर डॉलर में चूंकि कंपेयर करना है हमें, तो डॉलर में देखें तो भारत की है 2,500। नेदरलैंड्स की अगर हम देख लें तो 62,000 है। सिंगापुर की हम अगर देखें तो 80,000 है। तो इतना अंतर है, जबकि उनके यहाँ ज़्यादा लोग हैं। तो लोग कितने हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है। पर अगर ये बहुत कम भी हो जाए तो खतरा है। यानी जो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं उसमें देखेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, अफ्रीका का एक देश है। वहाँ पर 5 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। वहाँ इतनी डेंसिटी ही नहीं है पॉपुलेशन की कि वो रोड भी बना पाएँ, रोड भी बनाने का कोई औचित्य हो, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा कर पाते हैं लोग, क्योंकि वो किसके लिए खड़ा करेंगे जब लोग ही नहीं है। तो एक्चुअली जो ये इसका जो कोरिलेशन है वो ऐसा है कि जो अमीर देश हैं उनमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। पर अगर बहुत कम है तो ज़्यादातर केसेस में गरीब ही रहेंगे देश। तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए तो एक इंडिया अमीर देश बन जाए? कुछ ऐसी कैलकुलेशन करी आपने? क्योंकि ये आप उस पर्टिकुलर फील्ड में हो, तो आपका ऐसा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यार इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और इतना एरिया है और इतनी सिटीज़ हैं, तो इतना अगर हमारा पॉपुलेशन होगा तो हमारा जो इंडिया है वो अमीर बन जाएगा, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है और ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग हैं। अगर 140 से कम भी रहते तो कोई परेशानी नहीं थी, 140 से ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। पर जो मैटर करता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। तो जो युवा लोग हैं और जो वृद्ध लोग हैं, जो यंग हैं, जो बूढ़े हैं, उनका जो रेशियो है वो डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। वो जब डिस्टेबलाइज होता है तो परेशानी आने थोड़ा लगती है। समझाओ इसको। कि जो बूढ़े लोग हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो वो एक तरह से डिपेंडेंट हैं युवा लोगों पर, उनकी आय पर। और जो सरकार को भी पैसा आ रहा है, वो जो इनकम टैक्स दे रहा है, वो जो काम करने वाले लोग हैं वही इनकम टैक्स दे रहे हैं, या फिर वही कंजम्पशन टैक्स वगैरह भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके पैसे से चीज़ें खरीदी जा रही हैं। तो जो युवा लोग हैं उनका जो प्रतिशत है किसी इकोनॉमी में वो हेल्दी होना चाहिए। वो रेशियो युवा और वृद्ध का हेल्दी होना चाहिए, जो कि इंडिया में अभी काफ़ी हेल्दी है। अभी काफ़ी हेल्दी है। बहुत बढ़िया है। तो ये हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उतनी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए जो युवा हैं उनके लिए। पर डर इस बात का है कि ये जो रेशियो है वो एक फर्टिलिटी रेट पे निर्भर करता है। तो फर्टिलिटी रेट इंडिया की गिरती चली जा रही है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा गिर गई तो ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। और ये डर है कि भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा एज अ कंट्री, एज अ देश। मेरे को एक बात बताओ आकाश, कि अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो संसाधन तो सीमित है, ज़मीन भी सीमित है, तेल भी सीमित है, पानी भी सीमित है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली आपने अगर फिल्म देखी है, फिल्म है आई थिंक मार्वल यूनिवर्स की कोई फिल्म है जिसमें थानोस का किरदार है। काफ़ी समय हो गया देखे हुए, पर वो चुटकी बजाता है और आधे लोग मर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद। तो बहुत लोगों ने कहा कि अरे ये तो मतलब सही कह रहा है, ये विलन, इसकी बात में कुछ तो है, भले ही विलन हो। तो ये थानोस से नहीं आया। शुरुआत जब इसकी हुई, ये सबसे पहला, जहाँ तक मुझे पता है और जो इकोनॉमिक हिस्ट्री में है, तो एक इकोनॉमिस्ट थे थॉमस माल्थस करके, वो एंग्लिकन चर्च में पादरी भी थे। उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे एबंडेंस होते जाता है, जैसे जैसे फूड प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है। पर ये फूड प्रोडक्शन जनसंख्या की वृद्धि तक को नाप नहीं पाएगा। यानी एक समय आएगा जब अकाल पड़ेगा, जब लोग भूखे मरने लगेंगे। तो थॉमस माल्थस ने ये बोला, ये बात उसकी गलत साबित हुई और उसके जीवन काल में ही औद्योगिक क्रांति हुई, जहाँ प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि पूरी की पूरी बात गलत साबित हुई। लेकिन इस तरह की बात करने वाले लोग रुके नहीं। उनके बाद ऐसा नहीं है कि उनकी मौत के साथ ये जो फिलॉसफी है ये ख़त्म हो गई, उसके बाद भी लोगों ने ये बात बोली। उसके बाद एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे, अभी एमेरिटस प्रोफेसर में जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। और आशा है कि जिंदा ही रहें, कि देखते चलें कि उनकी कितनी कही हुई बातें गलत साबित हुई और उनकी बोली हुई बातों का कितना गलत इम्पैक्ट हुआ पूरी दुनिया पर। उनका नाम है पॉल एलरिच। तो उन्होंने बोला था कि सन 2000 तक
इंग्लैंड एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं दावा देता हूँ कि लोग भूखे मरने लगेंगे। क्यों ऐसा? लोग भूखे मरने लगेंगे क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। जनसंख्या ज़्यादा हो रही है इसलिए। और उन्होंने फिर ये भी बोला था कि जो संसाधन है वो बेसिकली मतलब बचेंगे ही नहीं। तो और इतने पॉपुलर थे वो उस समय, अपने समय में, कि अभी शायद आपने देखा होगा दिलजीत का वीडियो टुनाइट शो पे, जिमी फैलन। तो टुनाइट शो बहुत पुराना शो है, तो उस समय जॉनी, नाम भूल रहा हूँ, जॉनी करके कोई होस्ट करते थे टुनाइट शो। उसमें पॉल एलरिच 20 बार गए थे, 20 बार उन्हें बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कितने पॉपुलर रहे होंगे। तो उन्होंने जब ये बात बोलनी शुरू करी तो लोग इन्फ्लुएंस होते गए कि अरे मतलब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। और ये जो टर्म है जनसंख्या विस्फोट का, ये उन्होंने दिया था इसको। उन्होंने किताब लिखी थी द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में। और 1968 में उन्होंने किताब लिखी थी। उन्होंने बोला था 1970 के दशक में अकाल पड़ेगा, लोग भूखे मरने लगेंगे। ये बात गलत साबित हुई। फिर 1980 में उन्होंने बोला कि संसाधन कम होने लगेंगे। तो एक अर्थशास्त्री थे, बहुत उस समय काफ़ी युवा अर्थशास्त्री थे, जूलियन साइमन। उन्होंने एलरिच को बोला कि ऐसी बात है तो आप बाजी लगाओ मेरे साथ। तो उन्होंने फिर एक बाजी लगाई, बहुत फेमस है इकोनॉमिक्स की दुनिया में ये बाजी। सो कहते हैं साइमन एलरिच वेजर बेट कहते हैं। तो उन्होंने बाजी लगाई। साइमन सेज वहीं से आया क्या वो? साइमन सेज टच योर नोज, साइमन सेज टच योर। ये शायद वहाँ से नहीं आया, बट ये जो बाजी लगी ये थी कि, तो साइमन ने बोला कि ऐसा है कि आपका कहना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो घट रहे हैं, तो आप ऐसी कोई भी 5 चीज़ें चुन लो। आप कोई सी भी प्रकार, जो मिनरल कहते हैं, 5 कोई भी ऐसे मिनरल चुन लो, $1000 का, $200 ईच, 1000। इसका दाम अगर बढ़ गया, आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए 10 सालों में, तो मैं आपको उतने पैसे दूंगा बैलेंस, और अगर घट गया तो आप मुझे वो पैसे दोगे। तो पॉल एलरिच ने 5 चीज़ें चुनी, तांबा, क्रोमियम, निकेल, टिन और टंगस्टन। 5 चीज़ें चुनी। और 10 साल का फिर समय था। 1990 में जब वापस देखा गया तो दाम $1000 का जो था, उस पोर्टफोलियो का दाम गिरकर हो चुका था 440 वगैरह के करीब। और तो जो बाकी बैलेंस अमाउंट था वो पॉल एलरिच ने चेक भेजा जूलियन साइमन को उतना। और वो चेक आज भी किसी एक म्यूज़ियम में अमेरिका में, मैं गया हूँ शायद DC में, सुरक्षित है कि ये हिस्टोरिक चेक है। कि जो प्राकृतिक संसाधन आप कहते हो कि कम हो रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो तांबा बढ़ तो रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, पर फिर भी उनके दाम कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तांबा का, अगर आप तांबे को उठाओ तो 3-4 हज़ार साल पहले तांबे का कितना दाम था? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो आज से कितना गुना होगा? सोना चांदी पूछते तो फिर भी बता देता, तांबा फिर खरीदा नहीं। उस समय तांबा ज़्यादा महंगा था सोना चांदी से। तांबा 4000 गुना महंगा था। आज जितना महंगा है उससे 4000 गुना महंगा था। तो इतना सस्ता हुआ धीरे धीरे। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तांबा ज़्यादा हो गया एकाएक, बट एक्सट्रैक्शन टेक्निक जो बोलते हैं ना, लोगों को पता ही नहीं था कितना तांबा है दुनिया में। वो पता चलना शुरू हुआ, अरे कि अरे बहुत है यार, इतना तो सोचा ही नहीं था। फिर उसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से उसका दाम घटा। दूसरी चीज़ ये हुई कि जिस चीज़ के लिए तांबा यूज होता था, आप समझ लो वायर के लिए ही यूज होता था, कोई और मटेरियल आ गया कि अरे अच्छा इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आती चली गई। इसी तरह से NCERT की टेक्स्ट बुक है, ये 9वीं क्लास की बात है शायद, मुझे अभी तक याद है कि उसमें लिखा हुआ था कि जो तेल है दुनिया में 97 साल में ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी गलत बात है, इसलिए नहीं क्योंकि नहीं ख़त्म होगा, इसलिए कि एजम्पशन गलत है कि उतना ही तेल यूज़ होगा। इसलिए एजम्पशन गलत है कि उतना ही तेल मौजूद है, शायद उससे ज़्यादा मौजूद है, आपको पता नहीं है। तो अब क्या है कि आप ऐसे समझो इसको कि खाना बनता था, पहले लकड़ी पे खाना बनता था। लकड़ी जो थी वो अगर आपने ज़्यादा काट ली, ज़्यादा लोग हो गए, लकड़ी काट ली, तो लकड़ी नहीं बचेगी, लकड़ी महंगी हो जाएगी। फिर पता चला अरे गैस से भी बन सकता है खाना यार, गैस से बननी शुरू हुई। ठीक है, अब गैस, अरे गैस तो कम है, अब बिजली पे भी बनती है। अब बिजली पे भी बनती है, और बिजली रिन्यूएबल है। आपको भी पता है कि मतलब सूरज से जितनी बिजली चाहिए उतनी आप एक कंस्ट्रेन में पैदा कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी है, कई तरह की रिन्यूएबल एनर्जी आ गई हैं। तो अब कोई नहीं कह रहा कि अरे खाना ही नहीं बनेगा, इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो नए नए चीज़ें एक्सप्लोरेशन हो रहा है, चीज़ें पता चलती जा रही है, ऐसा होता जा रहा है। इस वजह से वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो रही है या फिर मतलब इट्स लिमिटेड है।
नए ऑप्शंस आ रहे हैं, लोगों के पास नई विचारधारा आ रही है, इस वजह से चीज़ें चेंज हो रही है। बिल्कुल। तो फिर भी लोग आज तक भी ऐसा सोचते हैं कि जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। आज भी ऐसा सोचते हैं, क्यों? ऐसा आज भी लोग सोचते हैं और ऐसा सोचने वाले लोग रहेंगे हमेशा। उसका रीज़न है, आई थिंक जो ह्यूमन माइंड है वो वायर्ड है एक तरीके से। जब तक आप बहुत इसको डीपली नहीं सोचोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा। तो ये वही वही बात है, आर्थिक असमानता वाली बात है कि आर्थिक असमानता कोई बुरी चीज़ नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, आर्थिक असमानता जो अच्छी चीज़ है। कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है इकोनॉमिक इनक्वालिटी। अब इसलिए क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि 100 रुपये हैं और वही 100 रुपये हैं। अगर मेरे को 40 मिल रहे हैं और इस दुनिया में 2 ही लोग हैं, मैं और आप, तो आप 60 ले रहे हो। आपको अगर 70 रुपये मिल रहे हैं तो मेरे जेब से कट के मिल रहे हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तो ये जो फंडामेंटली वर्ल्ड मॉडल है ये गलत है। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि अगर आपने पुरानी कार खरीदी है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पॉल ग्राहम ने दिया था, वाई कॉम्बिनेटर करके काफ़ी बड़ा एक इंक्यूबेटर है, तो उसके फाउंडर हैं पॉल ग्राहम। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उन्होंने बोला कि मैं भी इसी तरह सोचता था बचपन में, क्योंकि यार घर में केक आता है तो केक अगर मेरे को इतना मिल रहा है तो मेरे भाई को जो बचा हुआ है वही मिलेगा, उसको ज़्यादा मिल रहा है तो मेरे को कम मिलेगा। तो वो एक फिक्स्ड है केक। पर दुनिया ऐसे नहीं है। दुनिया में चीज़ें, नई नई चीज़ों का सृजन हो रहा है, हर दिन नई चीज़ें बन रही हैं। तो वो जो केक है या फिर वो जो पाई है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब आप श्रम कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, तो आप कोई नई चीज़ बना रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कार, तो उन्होंने कार का एग्जांपल दिया कि एक ख़राब कार खरीदी उन्होंने, और ख़राब कार उन्होंने $2000 में मान लो खरीदी। उस पे उन्होंने उसको चमकाया, उस पे उन्होंने $500 खर्च किए, नट बोल्ट फिक्स किया, ये वो किया। अब वो कार बढ़ के $6000 की हो गई। तो $2000 और $500 जो उन्होंने खर्च किए, $2500। अब कार $6000 की हो गई। तो वो पैसा बाकी कहाँ से आया, $3500? वो उनके श्रम से क्रिएट हुआ ना, उनके लेबर से क्रिएट हुआ। तो वो तो पाई जो है वो बढ़ गया। तो इसी तरह संसाधन बढ़ते चले जाते हैं जो। तो इस पे आई थिंक साइमन ने ही बोला था कि ह्यूमैनिटी विल नेवर रन आउट ऑफ एनीथिंग। क्योंकि रिसोर्स जो है वो दिमाग है, आदमी का दिमाग रिसोर्स है। और जब आप आदमी को देखते हो, आप कहते हो कि यार जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप ये देखते हो कि खाने के लिए मुंह बढ़ रहे हैं, जो मतलब पेट है वो बढ़ रहा है। ये नहीं देखते हो हाथ भी तो बढ़ रहे हैं, काम करने के लिए हाथ बढ़ रहे हैं, सोचने के लिए दिमाग बढ़ रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें तो हो रही हैं साथ में। तो वो जो पाई है वो बढ़ती चली जा रही है उस हिसाब से। तो आज जो दुनिया है वो बहुत समृद्ध है, जो 200 साल पहले दुनिया थी उससे। और उसका रीज़न यही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। उसका रीज़न यही है कि नए नए लोगों ने नए नए विचारों से नई नई चीज़ें क्रिएट की हैं, राइट। तो इस यही मतलब क्रिएटिविटी करते रहोगे तो काम चलेगा, पर कोई देश क्रिएटिव मतलब कहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तो फिर तो वैसे भी खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल मान लो कुछ बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या भी है बट क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो लोग तो वैसे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल। और उन देशों में जो है बेसिकली जहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ क्रिएटिविटी नहीं है, जहाँ नई चीज़ों का इजाद नहीं हो रहा है, वहाँ ये सोच और ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ लोगों को देखा जा रहा है कि यार खाने के लिए एक और आदमी आ गया। अब ये नहीं देखा जा रहा है कि काम करने के लिए एक और आदमी आ गया, सोचने के लिए एक और आदमी आ गया, राइट। तो वो मैटर करता है कि आप इकोनॉमिक जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। तो इसी पर जो इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है, वो बहुत फेमस 3 अर्थशास्त्री हैं, एस्मोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन। वाई नेशंस फेल करके एक उन्होंने किताब भी लिखी है जो पॉपुलर ऑडियंस के लिए है। बहुत बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने 2001 में पेपर भी लिखा था इस पे कि ऐसा क्यों है कि कुछ देश गरीब हैं, कुछ देश अमीर हैं, क्यों है कि कुछ देश फेल कर जाते हैं। तो ये जो सवाल है ये उस पे ही निर्भर करता है कि देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है। क्या यहाँ लोगों को आज़ादी है कि वो जो काम करना चाहें कर पाएँ, और करप्शन कम है क्या, जो बेसिकली एलिट हैं वो पैसा चुरा रहे हैं लोगों से, या फिर लोग जो भी करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, कितने नई चीज़ों का सृजन हो पा रहा है यहाँ पे। तो उसमें जो रूल्स ऑफ द गेम जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत मैटर करती है। तो आप देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट देश होते हैं वहाँ इस तरह की सोच बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे फिर नई चीज़ों का सृजन भी नहीं हो पाता है। तो वहाँ एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं टच करना चाहूँगा कि जो जर्मनी है अभी आज यूनिफाइड है,
बट ईस्ट जर्मनी था, यानी पूर्वी जर्मनी, और पश्चिमी जर्मनी था। पश्चिमी जर्मनी में कैपिटलिज्म था, पूर्वी जर्मनी में यूएसएसआर का सैटेलाइट देश था, तो कम्युनिज्म था। तो वहाँ इन सब के हटने के 10 15 20 साल बाद आई थिंक एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ लोगों को कुछ गेम खिलाया गया और उनका नोट किया गया कि, और उस गेम से कुछ नहीं मिल रहा था किसी को भी। ये किया गया कि चीट कहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं, और बहुत उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था कि जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, फिर भी वो झूठ बोल रहे थे, फिर भी वो चीट कर रहे थे। तो जब अर्थव्यवस्था का ढांचा ऐसा होगा जैसा कम्युनिस्ट देशों में था, तो ये जो जीरो सम मेंटालिटी है, जो फिक्स्ड सम जो अभी गेम की हम बात कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें आएंगी, और फिर नई चीज़ों का सृजन नहीं हो पाएगा। जो क्रिएटिविटी आप बोल रहे हैं वो कर्टेल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो भारत में भी यही हुआ कि आज़ादी के 30-40 साल बाद तक लाइसेंस, कोटा, राज, आपको कुछ नया करना है, कोई नया स्टार्टअप खोलना है, सोच भी नहीं सकते थे। मेरे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था 30 साल पहले आज से, 40 साल पहले आज से, कि कुछ स्टार्ट करना है। एक सरकारी नौकरी और 2-3 चीज़ें हैं, बाहर जाओ नहीं तो आप विदेश, उसके अलावा कुछ था ही नहीं करने को। आप जाओगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने के लिए बाबुओं के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये कर्टेल करती हैं किसी भी कौन। तो जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होने के साथ साथ में करप्शन भी कम होना चाहिए, और आपको एक्सप्लोरेशन के लिए चीज़ें भी मिलनी चाहिए, तब जाके एक देश अच्छा देश बन पाएगा। बिल्कुल, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, बहुत सारे मतलब ये इंग्रेडिएंट्स हैं। 3-4 मेन इंग्रेडिएंट मान बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। इस पे बहुत अच्छी किताब है, वाई नेशंस फेल करके। वो उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या ज़रूरी है। तो उसमें नहीं जाएंगे डीपर, राइट। बट बिल्कुल। फिर भी मतलब ऐसे बात बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट वाली, जब आपने एक बात बोल दी कि वो बात कैसे फैली, एक तो चाइना के अंदर शायद वन नेशन वन, मतलब एक परिवार एक बच्चा, और यहाँ इंडिया में तो हम दो हमारे दो, हाँ वैसे तो हो नहीं रहे, अब तो एक ही हो रहे हैं। हाँ तो ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताओ ना, कैसे है ये, मतलब इसको कैसे ठीक किया जाए। हाँ, तो ये हुआ क्यों, ये देखते हैं सबसे पहले। राइट, तो आपको मैंने बताया पॉल एलरिच के बारे में बता रहा था, स्टैनफोर्ड के जो प्रोफेसर थे। मैंने उस पर थोड़ा सोचा भी, उनकी जो किताब है ना, जनसंख्या विस्फोट पे, पॉपुलेशन बॉम्ब करके किताब है, तो वो शुरू होती है, उसमें वो बोलते हैं कि दिल्ली में घूमने गया था, दिल्ली में इतने ज़्यादा लोग हैं, एक के ऊपर एक, मतलब पाँव रखने की जगह नहीं है, कितना गंदा है, ऐसा उन्होंने लिखा। ये बात फंडामेंटली डेटा के हिसाब से भी बहुत सच नहीं थी जब उन्होंने ये बात लिखी थी। ये बात 1968 में उन्होंने लिखी थी। पेरिस की जनसंख्या दिल्ली से 3 गुनी थी। पेरिस का जनसंख्या घनत्व दिल्ली से बहुत ज़्यादा था, पर ये बात पेरिस के बारे में नहीं लिखी, ये बात दिल्ली के बारे में लिखी। इससे 2 ही चीज़ें निकलती हैं, या तो वो रेसिस्ट थे और उनको भारतीयों से नफरत थी कि अरे भूरे लोग हैं, ब्राउन, टू मेनी ब्राउन पीपल, नॉट टू मेनी वाइट पीपल, या उनको गरीबों से नफरत थी कि अच्छा ये लोग गरीब हैं तो ये नहीं होने चाहिए ज़्यादा। तो मैं मानता हूँ कि फंडामेंटली अनह्यूमन है, फंडामेंटली जो ये बहुत ख़राब फिलॉसफी है कि आपको लगता है कि अच्छा, जब आप कहते हो कि पॉपुलेशन कर्टेल होनी चाहिए, तो आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मेरा एग्जिस्टेंस ठीक है, और लोग नहीं आने चाहिए, बाकी लोग जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, बाकी जो गरीब हैं वो और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यही देखते हुए वहाँ चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी हुई, इंडिया में इमरजेंसी में कितने एक्सेसेस हुए, इस पर बहुत अच्छी किताब है कुमी कपूर की, द इमरजेंसी करके, उसमें वो बात करते हैं कितने लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दी गई इमरजेंसी के दौरान, और बेसिकली क्यों हुआ है, कि कैसा हुआ इस पे। पर क्यों हुआ इस पे बहुत ज़्यादा किसी ने अभी तक टच नहीं किया है, पर इसकी भी जो हिस्ट्री है उसको आप जाओगे 10 साल पहले जाओगे तो नेहरू ने बोला कि भारत की जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन नहीं है, ओवर पॉपुलेशन नहीं है, अंडर प्रोडक्शन है। काफ़ी सही डायग्नोस किया उन्होंने कि अंडर प्रोडक्शन है, हमें देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। पर उनके जो तरीके थे वो गलत थे, नहीं सक्सेसफुल रहे। उसके बाद से शास्त्री आए, तो शास्त्री के समय ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ भारत में, और उन्होंने जो कहते हैं बुनियाद रखी, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा काफ़ी। पर उसको रिजल्ट दिखाने में समय लगता है ऐसी किसी भी चीज़ को, इसलिए काफ़ी पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं इस तरह की रिस्की चीज़ें। पर उस समय एक और चीज़ हुई कि भारत अनाज अमेरिका से लेता था, एक तरह से फूड एड में लेता था, दान में लेता था। और अमेरिका ने एक साल ऐसा आया 1965 में ही, आई थिंक शास्त्री के मरने के जस्ट बाद की बात है,
कि लिंडन बी जॉनसन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लेटर लिखा कि भाई अगर तुम इसी तरह से बच्चे पैदा करते रहोगे तो हमारे पास फ्री का नहीं है कि हम देते रहेंगे। और फिर इंदिरा गांधी गई, बहुत ये हुआ, फिर से अमेरिका ने दिया चावल, पर बोला कि नहीं, पॉपुलेशन आपको कर्टेल करनी पड़ेगी। और हमने वो आइडियोलॉजी वहाँ से, खाने के साथ साथ हमने आइडियोलॉजी भी इंपोर्ट कर ली कि नहीं, बच्चे कम पैदा करो। और वहाँ से फिर वो चीज़ आई, फिर इमरजेंसी में इतनी एक्सेसेस हुई। वर्ल्ड बैंक के जो उस समय हेड थे रॉबर्ट मैकनमारा, उन्होंने भी अपने आई थिंक 1972 या 73 में जो भाषण दिया था उसमें ये बोला था कि ये आबादी जो है ख़राब चीज़ है, आबादी बहुत बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, और जो गरीब देश हैं उनको तो और आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जो आइडियोलॉजी है उस समय कहीं ना कहीं कुल मिला के बोलें तो पूरे दुनिया में घूम रही थी। और घूमते घूमते इंडिया आई, इंडिया में ये सारी चीज़ें हुई, फिर फैमिली प्लानिंग हुई कि बच्चे दो ही अच्छे। अब पंचायत का एक सीन देखोगे, पंचायत में एक सीन है जहाँ वो ये कहता है कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। तो इस तरह की चीज़ें हुई, वो पूरी फैमिली प्लानिंग का ये है। और वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सरकार पॉपुलेशन को रोक सकती है, पॉपुलेशन ग्रोथ को। जब उसको कम करना होगा तो ऐसे कई तरीके हैं जिसे सरकार ने दिखाया है पूरी दुनिया में कि कम कर सकती है। भारत में दिखाया है फैमिली प्लानिंग से, चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी से। पर जब बढ़ाना हो, सरकारें कितना भी पैसा फेंक दें इस प्रॉब्लम पे, अभी तक का जो एविडेंस है बहुत क्लियर है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कितना भी पैसा फेंक दिया जाए, सरकार पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकती है। तो चीन में जब देखेंगे, चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी 1979 में, 1979 में इंट्रोड्यूस करी। फिर उनको आते आते जब इस मिलेनियम में लगा कि अरे यार लोग कम हो जाएंगे, बहुत ये सबसे बड़ा डेंजर हो जाएगा चीन के लिए, कि चीन का जो वो चीन को अमेरिका से कॉम्पीट करने की जो स्टोरी बना रहे थे, उसका सबसे बड़ा उसमें डेंजर यही था कि लोग ही नहीं बचेंगे, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2016 में उन्होंने चेंज किया उस पॉलिसी को, कहा कि अरे 2 चाइल्ड पॉलिसी, दो बच्चे करो। फिर 2021 तक आते तो लगा कि अरे ये भी एनफ नहीं होगा, 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने 2021 में। किसी का कोई फ़ायदा नहीं। 1 चाइल्ड पॉलिसी का फ़ायदा हुआ, 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, घाटा हुआ एक तरह से देखेंगे तो। 2 और 3 चाइल्ड पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो है। लोगों को कैसे बोलोगे कि बस 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो? पर शायद इंडिया में तो अभी शायद ये आइडियोलॉजी वापस चल रही है, हर स्टेट के सीएम बोल ही रहे हैं कि बिल्कुल, फुल बच्चे पैदा करो तब जाके सीन सही होगा। ये दक्षिण भारत में ज़्यादा है क्योंकि कई कारण हैं इसके, राजनीतिक कारण भी हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे। पर ये धीरे धीरे हो रहा है। मोहन भागवत का बयान था उस दिन कि 3 चाइल्ड पॉलिसी हो, चंद्रबाबू नायडू ने बोला है, स्टालिन ने बोला है। पर बात यह कि राजनीतिज्ञों के बोलने से और जो नेताओं के बोलने से नहीं होगा। समाज जब तक उस तरह से सोचेगा नहीं, समाज जब तक बदलेगा नहीं, तब तक नेताओं के बोलने से ऐसा नहीं होगा कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये तो ऑब्वियसली है ये। तो अभी अपन बात करें, जब आपने बोला कि देश बूढ़ा भी हो रहा है, तो जापान में तो देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग बूढ़े हैं, और यूरोपियन कंट्री में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग बूढ़े हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जापान में, बाकी यूरोप के कई देशों में जहाँ लोग बूढ़े हैं, और आप देखेंगे कि अभी ये कहानी चल रही है कि चीन अमेरिका को टक्कर देगा। क्या देगा? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पर पहले कहानी चल रही थी कि यूएसएसआर देगा टक्कर, फिर 10 साल ये कहानी चली कि जापान देगा टक्कर। अगर याद हो तो अमेरिका में लोग डर गए थे कि यार जापान अमेरिका से आगे निकल जाएगा। हाँ, 50 साल आगे चल रहा है, 100 साल आगे चल रहा है। हाँ, क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न एकमात्र यही है कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी वहाँ की जो है वो ओल्ड हो गई। और आज जो है अमेरिका में और जापान में उनके प्रति व्यक्ति आय में बहुत अंतर आ गया है। अमेरिका बहुत अमीर है जापान से, और उसका रीज़न ही यही है कि अमेरिका में 2 चीज़ें रहीं। एक तो ये था कि अमेरिका में नए लोग आते गए, क्योंकि अमेरिका एक तरह से मेल्टिंग पॉट है। तो अमेरिका में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि जापान नहीं कर रहा था, चीन आज भी नहीं कर रहा है, यूएसएसआर नहीं कर रहा था। अमेरिका में बाहर से लोग आ रहे हैं। जब लोग आते हैं कहीं से, जो इमिग्रेशन होता है जिसको कहते हैं, तो बूढ़े लोग नहीं आते हैं, जवान आते हैं, काम करने आते हैं, और फिर वो बच्चे भी पैदा करते हैं। तो वो फर्टिलिटी रेट अमेरिका की बहुत अभी भी बहुत ख़राब नहीं है, 1.6 से ऊपर ही है, और ऊपर से माइग्रेशन भी है यंग लोगों का। तो अमेरिका इस हिसाब से चूँकि टैलेंट मैग्नेट है तो काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी शील्डेड है। यूरोप को ये परेशानी हो रही है, जापान को ये परेशानी हो रही है, वहाँ बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोग आएँ बाहर से,
पर एक तो भाषा का भी चक्कर है कि आपको वो भाषा सीखनी पड़ेगी, और वो इन इटसेल्फ काफ़ी बड़ा हर्डल है। वहाँ की पॉपुलेशन का भी है कि उन्होंने बाकी दुनिया के और जगह से आए हुए लोगों के साथ रहना नहीं सीखा है। तो कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं उसको पाटना, उस खाई को पाटना। तो ये कारण है, स्पेशली जब जापान की बात करेंगे तो। और ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे और जगहों पे आने वाली है। तो अभी साउथ कोरिया, जो दक्षिण कोरिया है, वहाँ पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट 2.18 है। यानी अगर एक औरत पर 2.1 से कम बच्चा हो रहा है, यानी ऑब्वियसली 1000 औरतों पर 2100 से कम बच्चे हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन कभी ना कभी जाके आपकी डिक्लाइन करने लगेगी। तो ये उस रेट से ऊपर होना चाहिए, उस रेट के अराउंड होना चाहिए पॉपुलेशन, ऐसा मानते हैं। साउथ कोरिया में ये जो रेशियो है वो 0.7 है। साउथ कोरिया के अंदर? हाँ, यानी एक औरत 0.7 बच्चे को पैदा करी, यानी एक जो कपल है वो 0.7, मतलब एक भी बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब 1000 औरतें 700 बच्चे। तो अगर ये चलता रहा तो आज अगर मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया में 100 लोग हैं तो 5 बचेंगे इस सदी के अंत तक। तो ये देश पूरा का पूरा ख़त्म भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। और साउथ कोरिया ने इसको सॉल्व करने के लिए पिछले 16 सालों में $210 बिलियन खर्च किए हैं, पर सॉल्व नहीं हो पाया। जैसे कि आपने बोला कि ऑलरेडी, मतलब अगर बच्चे पैदा करने के लिए आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो, सरकार कम नहीं करने के लिए सकती। कर सकते हो। हाँ, रोकने के लिए आप कई तरह के कोर्सिव जिसको कहते हैं चीज़ें कर सकते हो, पर नहीं हो ये पाता। फर्टिलिटी रेट के बारे में थोड़ा सी बताओ कि क्या है फर्टिलिटी रेट, और इसके जो गिरने का कारण है वो क्या है। दोनों चीज़ समझानी पड़ेगी। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो ये है कि एक औरत पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज है, यानी जो उम्र है बच्चे पैदा करने की, उस उम्र में एक औरत कितने बच्चों को जन्म दे रही। तो मिसाल के तौर पे भारत का अब की जो भी फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से थोड़ी कम है, ठीक है। यानी एक औरत 2 बच्चों को जन्म दे रही है, अराउंड इतना है। ये जो स्तर है वही साउथ कोरिया में 0.7 है, 0.7 जापान में 1 पॉइंट समथिंग है, और काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। भारत में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, दो है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि ये तो इन देशों की प्रॉब्लम है ना। हाँ। इंडिया की क्या प्रॉब्लम है? ये तो सही कर रहा है। अगर आप उसको डेटा को गहराई से देखेंगे, तो आप दिखाओगे रहा इसे। बिल्कुल, तो 36 कुल मिलाकर राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, और इन 36 में से 31 में ये जो रेशियो है ये 2.1 से कम है, यानी ये गिर रहा है। ये गिर 31 के में कम है? कितना हाँ। है? कश्मीर में देखें, जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जांपल है, 1.4 है, गोवा में 1.1 है, सिक्किम में शायद 1.1 है, इस तरह से। दक्षिण भारत के सारे राज्यों में बहुत कम है। तो 3-4 स्टेट्स हैं, बिहार में 3 हैं 3.0, उत्तर प्रदेश में 2.4 है आई थिंक। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ है कि अभी तक है थोड़ा, और वहाँ भी आप देखो कि इसको गलत नज़रिए से देखा गया है कि अरे ज़्यादा है, कम करो इसको, और अभी तक वही पॉलिसी चल रही है कि इसको कम कैसे करो, इस पे बात हो रही है। और ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, बिहार की पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, जबकि आप देखो तो मुंबई हो, बेंगलोर हो, या दुबई हो, सऊदी हो, वो वहाँ पे भी जो महल बने हैं, वहाँ पे भी जो भी नया हो रहा है उसके पीछे बिहार के युवा हैं, उसके पीछे जो मेहनत है, जो श्रम है, वो बिहार के युवाओं का है। तो ऑब्वियसली केवल पेट नहीं है, हाथ भी हैं और दिमाग भी है। तो ऑब्वियसली जो पूरा नज़रिया है वो गलत है। और अब बिहार का भी जो फर्टिलिटी रेट है आप देखेंगे तो वो भी इतना जल्दी गिरा है, क्योंकि अभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी 3 हो जाएगा। और अभी ये भी जो डेटा मैं बता रहा हूँ, चूँकि हमारे पास डेटा भी नहीं है अपडेटेड, मैं 4 साल पुराना डेटा बता रहा हूँ, तो आज तो स्थिति उससे भी ख़राब है। तो आज डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं आज 2025 में, तो ये डेटा ऐसा है कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है, यानी ये चिंता का विषय है। और अब ये चूँकि चिंता का विषय है, अब आप देखेंगे कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जिनकी आपने बात करी, चंद्रबाबू नायडू तमिलनाडु में, स्टालिन, और साथ में आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने ये सब लोग अब बोल रहे हैं कि अरे यार ये खतरा है, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे।
पर वही है कि सरकार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है इसमें, और इसका हमारे पास सारा एग्जाम्पल है। हंगरी में इस साल क्या हुआ है कि 4 से ज़्यादा बच्चे हैं जिस औरत के, उसको इनकम टैक्स माफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स भी आप मत भरो। तो इतने इंसेंटिव्स देने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसका आज तक अभी तक इन सारी चीज़ों का कोई रिजल्ट खास देखने को नहीं मिला है। तो इंडिया में तो देखा जा रहा है ना, इंडिया में तो ये सबसे ज़्यादा युवा इंडिया में ही है अभी, जो आप किसी भी देश से कंपेयर कर लो। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मतलब सबसे ज़्यादा युवा है अभी, श्रम सबसे ज़्यादा होगा, पैसा सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें मेरा 2 सवाल है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर सबसे ज़्यादा युवा है तो? दूसरा, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो क्या ये विश्व गुरु बनने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जनसंख्या वृद्धि की कमी, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा युवा हैं भारत में, और अभी बहुत गोल्डन पीरियड है इंडिया का कि अगले 20 सालों तक हमारे पास जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, वो काफ़ी युवा रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारे पास बहुत 20 साल का समय है, पर यह है कि क्या इस 20 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो प्रति व्यक्ति आय है, ये नहीं कि भारत कितनी बड़ी इकॉनमी है क्योंकि लोग भी ज़्यादा हैं, तो प्रति व्यक्ति आय, जिसको जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं अंग्रेजी में, भारत की है 2,500। और आप किसी विकसित देश की देख लोगे, किसी भी विकसित देश की देखोगे तो 50,000 से ऊपर है, यानी 20 गुना। तो 20 साल में 20 गुना तो नहीं होगी ऑब्वियसली, तो उससे ज़्यादा समय चाहिए होगा हमें अडेप्ट करने के लिए भी। तो बहुत बड़ा डर ये है कि क्या भारत अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। ये जो है, ये सबसे बड़ी परेशानी। तो ये परेशानी का जो आपको रिजल्ट है ना, वो अभी 10 साल 20 साल में नहीं दिखेगा, पर 40-50 साल में जब आप लॉन्गर टर्म होराइजन में सोचोगे तो दिखने लगेगा। राइट, मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि इंडिया में लोग ज़्यादा है और इनकम लगभग एक व्यक्ति अगर कमाता है तो 3-4 लाख रुपए कमाता है साल का। पर सिंगापुर का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी वहाँ का जो एक आदमी है वो 70-80 लाख रुपए कमाता है। आज से मैंने 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था ये। क्या बात है, बिल्कुल। हाँ, और ये मतलब बहुत ये बढ़िया idea। यही डेटा के साथ बनाया था मैंने। वाह। और वो आज इंस्टाग्राम पे होगा भी, सरी है ही सरी आई थिंक। तो वो जो बात मैंने बोली थी उस टाइम पे, वो आज इस पॉडकास्ट में रिलेट हो पा रही है। वाह। तो बताओ सरकार क्या कदम उठा सकती है, जो बाहर की सरकारें कुछ कदम उठा रही है इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ उठा सकती है? एक तरह से ये ऐसी बात है कि सरकार अब मुझे नहीं लगता कुछ खास कर सकती है। जो नहीं करना था वो तो उन्होंने कर लिया है। तो फैमिली प्लानिंग पे इतना फोकस था, जो कि बहुत ज़्यादा ये किया गया कि, और कितनी ही ज़्यादती हुई है इमरजेंसी में जैसे लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई इमरजेंसी गई। की वजह से बहुत काम खराब हो गया, मतलब अगर देखा बहुत जाए। ख़राब हुआ ऑब्वियसली आप इमरजेंसी क्या के दौरान। कांग्रेस, मतलब वो बीजेपी पार्टी से तो नहीं हो ना? क्योंकि नहीं, इमरजेंसी की मेरा बात किसी मुद्दे पार्टी, मुद्दे में उठा लेते हैं बात बार बार इमरजेंसी की, तो आपने भी उठा लिया पॉडकास्ट में। अब मैंने ये बोला तो मैं दूसरी बात बता देता हूँ। ये तो 1975-77 की बात है, जब ये चीज़ें फैशनेबल भी थी। अभी 3 साल पहले दो जनप्रतिनिधि दो जनप्रतिनिधि हैं, 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, किस पार्टी के, आप गेस कर सकते हो, आप देख सकते हो भी। उन लोगों ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, कि नहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंट्रोल करो। और ये 2022 में तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना है कि उन्होंने थोड़ा भी रिसर्च किया होता, थोड़ा भी सोचा होता, थोड़ा भी किसी भी एक इकोनॉमिस्ट से, डेमोग्राफर से, किसी भी एक एक्सपर्ट से बात करी होती, तो उन्होंने बोला होता कि ये नाम हंसवाने वाली बात है, आप मत करो, मत इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करो, कि बिल्कुल बेवकूफ़ाना बातें हैं। पर ये तो 2022 में किया है। प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ऑब्वियसली जैसा बाकी सारी प्राइवेट मेंबर्स बिल के साथ होता है, कुछ नहीं हुआ इन बिल्स का थैंकफुली। बट ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी की परेशानी है। ये भारतीय जनमानस में ये जो इसको कह सकते हैं विश, इस सोच का, ये काफ़ी पहले से फैला हुआ है, और इसको ज़रूरी है कि मिलके हम बस्ट करें इस चीज़ को। ये करें कि जनसंख्या परेशानी नहीं है, जनसंख्या आपकी सबसे बड़ी मजबूती बन सकती है इंस्टेड। पर आजकल का यूथ जो है, वो मैंने वापस एक वीडियो बनाया, स्पेडिंग कपल बहुत हो रहे हैं, ड्यूअल इनकम विथ नो किड्स। और ये मैं सवाल बार बार उठाता हूँ, सबसे उठाता हूँ, सब कहते हो तो तुम्हारे को क्या मतलब है? मैं कहता है बच्चे पैदा नहीं होंगे, तुम्हारे माँ बाप ने भी ये सोच लिया होता तो फिर क्या होता? बिल्कुल नहीं, तो काफ़ी बार हुआ। बार ये सवाल हर पॉडकास्ट में आ ही जाता है घूम फिर के, कि लोग आजकल चाह नहीं रहे हैं। हाँ, तो अब इस पे ये देखना होगा कि क्यों नहीं चाह रहे हैं लोग। हाँ, तो समाज क्या कर सकता है ऐसा? तो एक तो है कि बच्चों के प्रति जो है कि बच्चे हों ज़्यादा, तो पूरे पूरे सोसाइटी को ये बनना पड़ेगा कि नहीं, बच्चे अच्छे हैं, मतलब बच्चे होना अच्छी चीज़ है, इसको आप इनकरेज करो एज अ सोसाइटी। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि
औरतों को काफ़ी अधिकार मिले पिछले 100 सालों में। काम कर रही हैं औरतें बाहर निकली, पढ़ाई करी, सब चीज़ काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। पर साथ में जो चीज़ होनी थी उसका दूसरा हिस्सा वो नहीं हुआ कि उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ी, पर जो मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नहीं बढ़ी। यानी जो आदमी थे उन्होंने कहा कि हाँ चलो बाहर काम कर लो, पर आके खाना उन्हीं को बनाना पड़ रहा है, आके बच्चे की देखभाल उन्हीं को करनी पड़ रही है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, ये आप इसको जो भी कह लो, पितृसत्तात्मक जो समाज है या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी वजह से हो या जिस जिस वजह से भी हो, पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक शोल्जर नहीं होंगी कि अब इसका एक एग्जांपल है, भारत को छोड़ो, आप साउथ कोरिया के इसमें देता हूँ। तो साउथ कोरिया में पैटर्निटी लीव भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि जो फादर है वो भी लीव ले, कि उसको भी हाथ बटाना है। वहाँ पे समाज में ऐसा देखा जाता है कि शर्म का विषय है पैटर्निटी लीव लेना, तो वहाँ कोई लेता नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई मतलब ये तो मतलब जो मदर है, जो माँ है, उसकी जिम्मेवारी है। और वहाँ फिर औरतें अब बच्चे ही नहीं पैदा कर रही हैं, तो उसका रीज़न है कि आप शोल्डर नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में भी तो यही है, इंडिया में भी तो लोग ऐसा ही करते हैं। छुट्टी लेके देख ले, एक बार देके बोल दे किसी बॉस को कि भैया मैं मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, मैं छुट्टी लूँगा। तू क्या करेगा यहाँ पे, तेरा क्या काम है? जबकि काम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। काम होता ही है, एब्सोल्युटली बहुत काम होता है, पर ये मेंटेलिटी इंडिया में भी सेम ही है। तो ये चेंज होनी चाहिए, ये जो है ये बदलना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि ये जो मेंटालिटी है, ये जो माइंडसेट है, ये बदले। जो मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सर, शोल्डर बहुत करें। मुश्किल है। इंडिया मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब आप जो बात कर रहे हो ना, ये मेल ईगो है। और आप तो बिहार से हो, तो आपको तो ज़्यादा ही आइडिया होगा। नहीं मतलब वही है कि ये चेंज जब तक नहीं आएगा तब तक फिर जो आगे 50 साल आने वाले हैं उसमें आपको दिखेगी कि इसकी जो है ना, बट इसका इम्पैक्ट, इसकी तबाही दिखेगी। लोग तो यही बोलते हैं ना कि हमको क्या मतलब, हमको तो 3 लाख की इन्फोसिस में नौकरी करनी है बस, उनको कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ये कारण था, ठीक है। दूसरा कारण जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पर बातें हैं। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि बांझ पंच भी बढ़ रहा है, हाँ तो बिल्कुल, ये क्यों हो रहा है? इस पे भी बात करनी थी। तो ये भी हो रहा है कि जो बच्चे चाह रहे हैं उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो ये इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इस पे जो जो लोगों का ओपिनियन है, जो साइंटिस्ट का ओपिनियन है, वैज्ञानिकों का, ये बहुत मिक्स्ड है। तो मैं उसमें आपको एक आध थियरीज दे सकता हूँ, पर बहुत जो कहते हैं सियोरिटी के साथ ऐसा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब साइंटिस्ट इतने रिसर्च करने के बाद नहीं बता पाए तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए। पर जो एवरेज स्पर्म काउंट है, यानी जो एक मर्द है उसमें जितना जो स्पर्म होता है, एवरेज स्पर्म काउंट, वो पिछले 50 सालों में आधा हो गया है। कम हो गया? पूरी दुनिया में कम हो गया है? आधा, कम नहीं हो गया है, आधा हो गया है। अगर वो काउंट 100 था तो 50 हो गया है, आप समझो। ऐसा स्टडीज बोल रही है भी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा बोल रही पूरा बोल रही हैं कि ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है ये नहीं पता है, और ये कम होता जा रहा है। तो स्पर्म काउंट कम होते जा रहा है। और दूसरा ये है कि डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है कि जो 1/3 बांझपन के केसेस हैं ये पुरुषों की वजह से होते हैं, 1/3 महिलाओं की वजह से, और बाकी के 1/3 में दोनों पार्टनर्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। भारत में अभी WHO का जो रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं भारत में ये डेटा बिल्कुल चेंज हो गया। 50% पुरुषों के कारण है, जो बच्चा नहीं हो रहा है वो पुरुषों के कारण है। तो अब हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि जब बच्चा नहीं हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, औरत की डॉक्टर के पास जाते हैं। राइट, हाँ हाँ, कि देख रहा भाई हूँ, राइट, सही है। बच्चा नहीं हो रहा है, कि वो क्या करती है, वो औरत को बोलती है टेस्ट कराते हैं उनका। जबकि औरत का टेस्ट कराना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा महंगा है, बट औरत का टेस्ट हमेशा पहले होता है, क्योंकि मेल ईगो वाली बात आपने जो बोली वो आ जाती है कि नहीं नहीं, मतलब परेशानी है तो वाइफ के साथ होगी। औरत में होगी। और वो जब टेस्ट आता है, टेस्ट का रिजल्ट सब नॉर्मल होता है, तो गायनेक बोलती है कि जाओ फिर से ट्राई करो। वो ये नहीं बोलती है कि तुम भी जाके टेस्ट कराओ। पर हमने ऐसा कई लोग देखे हैं जिनको लगता है कि यार जब औरत के साथ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा तो कुछ तो होगा। तो ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं, अब वो पूछते हैं, फिर उनका टेस्ट हम कराते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा ये परेशानी, तो उसको सॉल्व करते हैं। कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि हमेशा अनसॉल्वेबल है, पर एक्नॉलेजमेंट तो होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी बड़ी है। तो आप क्या कर रहे हो इसमें सॉल्व?
राज ऐप, राइट? हाँ, राज, क्या राज है इसके पीछे? तो इसमें क्या हो रहा है कि जब पुरुषों को कोई परेशानी है तो उसका भी यूजुअली छोटे शहरों में कहते हैं कि उसका भी जब होता है तो वो कहते हैं आईवीएफ करा लो। आईवीएफ बहुत महंगा है और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर पुरुष को कोई परेशानी है तो उसके लिए तो आईवीएफ बना भी नहीं है उस चीज़ के लिए, जब तक बिल्कुल स्पर्म काउंट ख़त्म हो तब तक। तो आईवीएफ कराना मतलब बिल्कुल सही नहीं है। और आज तो देखो आईवीएफ सेंटर इतने भर के खुले हुए हैं। तो मैं तो मेरे छोटे से शहर में जाता हूँ, वहाँ पे 3 आईवीएफ सेंटर, ने कहा यार यहाँ पे भी जरूरत है क्या? एक आईवीएफ सेंटर बनाने में 4 करोड़ का खर्च आता है, कम से कम 4-5 करोड़ का। और जिसने आईवीएफ सेंटर बना लिया उसको अब केवल आईवीएफ ही करना है क्योंकि पैसा उसी में वापस आ रहा है। तो आप जाएंगे तो आपको बस रिकमेंडेशन आएगी कि आप आईवीएफ यही कराओ। करो। हाँ, क्या आईवीएफ ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। कई केसेज हैं जहाँ पे आईवीएफ बिल्कुल ज़रूरी है, आपको कराना चाहिए, कराना पड़ेगा, तो उसके बिना नहीं हो पाता है बच्चा। पर ज़्यादातर इन केसेस में आईवीएफ कराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आईवीएफ से पहले 5 और चीज़ें आपको करके देखनी चाहिए और शायद वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं आईवीएफ से और वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट। वो क्या क्या है आप बताओ। तो उसमें डिपेंड करता है परेशानी क्या है। कई बार हम देखते हैं कि सेक्स ही नहीं कर पा रहे हैं कपल्स, ठीक है, क्योंकि शीघ्र पतन की शिकायत है, क्योंकि लिंग में कमजोरी है। तो इस वजह से जब सेक्स ही नहीं हो पा रहा है तो बच्चा कैसे होगा? राइट। तो वो आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। इंटीमेसी की प्रॉब्लम है। इंटीमेसी की प्रॉब्लम है, मतलब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में, और लिंग की कमजोरी हो गई। तो ये दिक्कतें आप पहले सॉल्व करो, पहला तो ये है। तो ये लड़कों में ज़्यादा हो रहा है फिर? हाँ पहले कितना था और अभी कितना हो रहा है, कुछ आइडिया है, कुछ नंबर से आप? हाँ, तो अभी का जो नंबर है वो ये है कि 4 में से 1 पुरुष को ये शिकायत ज़रूर है, इन दोनों में से कोई एक। ये क्या ऑटोमेटिक ही हो रही है, कुछ कारणों की वजह से हो रही है? अब क्या कारण है इसके, इस पे काफ़ी डिबेट है। और मतलब ये 4 में से अलग-अलग बहुत कारण। ज़्यादा ही नंबर बोल दिया आपने तो, ऐसा लगा। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ये कम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो भारत पे स्टडीज़ हैं वो इससे ज़्यादा बताती हैं, इस प्रॉब्लम को बताती हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को है। पर मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि जो आप ये दोनों प्रॉब्लम बोल रहे हो, आप है ना नॉर्थ साइड में जाओगे तो वहाँ पे वो हकीम नकीम बाबा जितने भी है वो चादर ताने बैठे रहते हैं, बहुत वो तो ज़्यादा है। पर आप थोड़ा साउथ साइड में वो तो कम है। तो ऐसा है कि मतलब वो नॉर्थ वाले लड़कों को ज़्यादा प्रॉब्लम है और साउथ वालों को कम है? ऐसा नहीं है, और इस पे जो स्टडीज़ हैं ये भी बहुत कंक्लूसिव नहीं है कि कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम। पूरी दुनिया की भी बात बता रहा हूँ मैं, 4 में से 1 मर्द को ये परेशानी है। अब इसमें इस परेशानी का क्या कारण है, क्या इलाज है, इसके लिए हर देखना पड़ता है कि हर जो इंसान है उसकी प्रॉब्लम का कोई रूट कॉज अलग अलग है, कई अलग अलग रूट कॉजेज हैं। लेकिन आप इन बाबाओं के पास चले जाओ या फिर आप किसी इस तरह के वैद्य के पास चले जाओ तो वो आपको एक दवाई दे देगा कुछ तो करके, और आप वो देखेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने आपसे निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये जो राज ऐप की शुरुआत करने की बात है वो ऐसे ही आई कि एक बार मैं और जो मेरा अभी को फाउंडर है वो डॉक्टर हर्षित, वो यहाँ तक्षशिला में काम कर रहे थे। तक्षशिला इंस्टीट्यूशन करके थिंक टैंक है, वहाँ पे वो काम कर रहे थे और सरकारों को पॉलिसी सजेशंस दे रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख रहे थे, काफ़ी बड़े आउटलेट्स में लिख भी रहे थे हेल्थ पॉलिसी यानी स्वास्थ्य पॉलिसी के ऊपर। वो उसके पहले डॉक्टर रह चुके थे, उसके पहले इमरजेंसी रेसिडेंट थे दिल्ली में। तो एक ऐसा केस हुआ था कि किसी पेशेंट को लाया गया था जिसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, फिनाइल पीकर, जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसको पीकर खुद को मारने की कोशिश की थी। फिर इनकी टीम ने बचाया उसको। तो जब बचा लिया तब पता चला कि क्यों भाई खुदकशी करने की क्यों कोशिश करी। तो पता चला कि उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, यानी लिंग में कमज़ोरी थी। उसने 80,000 रुपये खर्च किए थे इस चीज़ के ऊपर। 5 अलग अलग नीम हकीमों के पास जाके वो हो आया था, कुछ काम नहीं किया था। तो उसको लगा था कि भाई इसका तो सोल्यूशन ही नहीं है, और उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी। तो ये उसको उस समय इस चीज़ ने बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था, पर उसके बैक ऑफ माइंड जो कहते हैं वो था हमेशा। तो हमारी बातचीत में निकल के आया, फिर हमने बोला अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम फिर गए बिहार में 5-7 शहरों में घूमे। वहाँ जो आप कहते हैं नीम हकीम, उनके पास, हकीम वैद्यों के पास गए, वहाँ दिखाया। हर्षित ने पेशेंट की तरफ बाकायदे पोज भी किया। मैंने बाकी पेशेंट से बात करी कि भाई
क्या सुन क्या पाए हो, क्या ले रहे हो, कितने पैसे खर्च कर रहे थे लोग, देख के बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। हमने सारे सैंपल्स कलेक्ट किए, सबका की टेस्टिंग करी, पता चला कि काम तो बिल्कुल नहीं करते हैं, पर उनसे खतरा भी है। मतलब एक तो आप ये समझो कि उस पे जाने का, उन सब चीज़ों को कंज्यूम करने का इतना बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है कि इससे लिवर किडनी ख़राब हो सकती है। और ये सब करने के बाद जब हमने फिर बाकी फार्मेसी में जाके देखा कि भाई इससे रिलेटेड कुछ है उनके पास, तो कोई सही चीज़ बिल्कुल ज़्यादातर फार्मेसीज में नहीं मिली। जब डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है इस प्रॉब्लम को लेके, सब बेवकूफ़ हैं लोग, जो हैं वो अनपढ़ हैं इसलिए नहीं आते हैं, या फिर इस तरह की बातें। पर उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आई कि लोग उनके पास क्यों नहीं आते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इसको इतना बड़ा टैबू है, इतना बड़ा इसको लेके आप नहीं बताना चाहते हो किसी और को, मर्दानगी का सवाल है। तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उनके परिवार में किसी को जानता होगा, या फिर फ्रेंड सर्कल में जानता होगा। अगर डॉक्टर नहीं जानता है तो डॉक्टर का स्टाफ जानता होगा, डॉक्टर की टीम जानती होगी। पर ये जो नीम हकीम हैं, आप एक बार नोटिस करना, कभी भी उस जगह के नहीं होते हैं जहाँ वो बैठ रहे होते हैं, राइट। हमेशा कहीं और से आके बैठते हैं और घूम रहे होते हैं, क्योंकि एक जगह टिकेंगे तो लोग, खराब हो जाएगा। हाँ, धंधा खराब हो जाएगा। लोग बेसिकली आने में कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे और फिर लोगों को पता चलेगा काम ही नहीं करता है, इस तरह की बात अगर फैल गई तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए ये लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ये हमने महसूस किया। तो फिर हमने बोला कि इस पे बिल्कुल काम करना ज़रूरी है, काम करेंगे। तो इससे शुरुआत हुई। वाह। तो फिर थोड़ा सी डिटेल बता दो, मतलब राज ऐप में तो क्या क्या कैसे पता चलता है, क्या है, क्या करना होता है? बिल्कुल, तो वेबसाइट है हमारी raz.app या razzapp.com। नंबर है, अभी व्हाट्सएप पर आके इतना सिंपल बना दिया है, क्योंकि जब इस तरह के लोगों से मिले, देखा कि क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने कहा कि नहीं, जिस तरह से ये लोग यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से उनको उन्हीं के माध्यम से उनके पास पहुंचना है। तो व्हाट्सएप काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते थे, तो हमने व्हाट्सएप पे पूरा एक फ़्लो बनाया है कि व्हाट्सएप पे आओ, अपॉइंटमेंट आप डॉक्टर से बुक करो एक ख़ास समय की। जब तक आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक नहीं करोगे तब तक हम कोई कॉल नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आपका उतना इंटेंट होना चाहिए कि आप डॉक्टर से बात करने के लिए एक समय बुक करो। फिर आपको कॉल की जाती है हमारी टीम की तरफ से, और आपकी प्रॉब्लम जो है उसकी पूरी केस हिस्ट्री टीम का कोई एक मेंबर लेता है। और हमारे पास एक काफ़ी बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डेटा फनल है, जिसमें इस तरह के जितने केसेज हैं आज तक के, और हम हज़ारों केसेज सॉल्व कर चुके हैं आज तक, तो सारे केसेज और उसमें क्या क्या था, पेशेंट मान लो आप सिगरेट फूंकता था या फिर पेशेंट को ये परेशानी थी, तो पूरा जो कोरिलेशन है, पूरा जो उसकी बिग डेटा एनालिसिस हमने करके रखी हुई है, तो हमें पता है कि क्या रूट कॉज हो सकता है हर पेशेंट का। ओके। तो वो जो बेसिकली एल्गोरिदम है वो प्रोसेस करता है, फिर ये केस हिस्ट्री डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर आपसे बात करते हैं और आपसे पूछते हैं इस बारे में, और डॉक्टर जब पूरा आपकी केस हिस्ट्री ले लेते हैं तो आपको उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या हो सकता है, जड़ से ख़त्म करने, इस परेशानी को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस पर फोकस होता है। उस हिसाब से ना केवल दवा, बल्कि खाने में क्या परहेज़ करना चाहिए, खाने में क्या लेना चाहिए, क्या व्यायाम कर सकते हैं, और इस तरह की जो पूरा प्लान बना के देते हैं। अगर टेस्ट्स कराने हुए तो टेस्ट्स करके देते हैं कि टेस्ट्स आप कराओ, फिर वो डेटा आता है हमारे पास, वो डेटा फीड होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बता देता हूँ, जैसे जिसका काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन है हमारे डेटा से जो निकल के आ रहा है। युवा लोगों में सिगरेट स्मोक करने की वजह से लिंग की कमजोरी बहुत डायरेक्टली कोरिलेटेड है। सुन लो रे। तो ये बिल्कुल है। सिगरेट भी नाइस, स्मोकिंग से तो आजकल तो लड़कियां भी पीती है सिगरेट। हाँ, तो लड़कियों में भी काफ़ी अलग तरीके की परेशानियाँ होंगी इससे, जिसमें हमने कोई स्टडी नहीं करी है। बट लड़कों में जो है, हमारे पास जितने लोग आते हैं जिनकी उम्र आप समझो 25 से 35 होती है, 30-35, उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको ये परेशानी इसलिए हुई है कि उन्होंने सिगरेट स्मोक करना शुरू करा। बट ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट छोड़ोगे तो वो एकाएक ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए फिर आपको जो पूरा रूट कॉज है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाँ, सिगरेट तो छोड़नी पड़ेगी, पर 3-4 चीज़ें और करनी पड़ेंगी। तो ड्रिंकिंग से भी होता है, शराब पीने से? थोड़ा कोरिलेशन है, बिल्कुल, पर सिगरेट से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। शराब पी लो पर सिगरेट मत पियो, ऐसा है?
इस परेशानी को अगर आपको रोकना है तो इसके लिए हाँ। हाँ, पर बाकी शराब के बाकी नुकसान हैं तो तो मतलब आप उस उसमें नहीं जाएंगे। मतलब आपका जो ऐप है राज ऐप, वो इस तरह का है कि मतलब आप कोई फैमिली मेम्बर नहीं जानता है, कोई किसी का स्टाफ नहीं किसी को जानता है, जानने की ज़रूरत जानने नहीं की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी बेझिझक आ सकता है। बेहिचक आप आओ, डॉक्टर से बात करो। ये आपके और डॉक्टर के बीच की बात है। डॉक्टर आपके लिए पूरा प्लान तैयार करेंगे। उसमें हमारा जो भी डेटा सूट है, जितना जितना हमारे पास डेटा है, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स हैं, वो सारे जाते हैं इस डेटा को बनाने में। वो सब जाएगा। और आप ये समझो कि कोई भी एक डॉक्टर कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो भी अपना अनुभव लोग दिमाग में याद रखते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये अनुभव, इस पे डेटाबेस बना हुआ है, Right. इस पे बहुत अच्छा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन चल रहा है। तो हमें पता है कि किस चीज़ में क्या रूट कॉज हो सकता है। तो उस रूट कॉज को हम पहचान कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से जड़ से जो है ये परेशानी हम ठीक कर पाए। आकाश जी, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। आपने जो मुद्दा पकड़ा और जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो, मेरे ख्याल से आज तक मेरे पॉडकास्ट में किसी ने इस तरीके से कोई बात नहीं समझी होगी। अगर आज आप डायरेक्ट बोल देते कि हम ये हैं और हम ये सॉल्व करते हैं, तो शायद मैं भी कन्विंस नहीं होता आपसे। और आपने जो टॉपिक पकड़ा, जो मुद्दा पकड़ा, एक्चुअली देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, लाजवाब है। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस पे याद है मुझे कि इलॉन मस्क ने बोला कि सदी की सबसे बड़ी समस्या है, वाह। ये इस पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हैं इलॉन मस्क ने कि शायद खुद के कितने 11 13 12 बच्चे हैं तो खुद सॉल्व करने के लिए काफ़ी आगे हैं। पर उससे आगे है क्या, मेरे को हाँ, लग रहा है। पर हाँ, बेसिकली इतनी बड़ी समस्या है। विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो एंड गाइडिंग अस कि अर्थव्यवस्था एक्चुअली कैसे चलती है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से चलती है, जनसंख्या कमी की वजह से चलती है। सो काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।